दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है IATF 16949 2016 के जितने भी क्लॉजेज हैं, जो भी सब क्लॉजेज हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो क्लॉज वाइज हम सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो को देखना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारे क्लॉजेज सब क्लॉजेज हैं इसमें। तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, बिकॉज काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें ऐसी वीडियो चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं IATF 16949 2016 के अंडर जितने भी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आते हैं उनके बारे में। ये कुछ कंसर्न आउटलाइंस हैं जिनके हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में सिर्फ 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हैं क्लॉजेज अंडर द IATF 16949 2016 और क्लॉज वाइज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनकी बात की जाएगी। हम किसी भी क्लॉज को पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, किसी भी क्लॉज को डिफाइन नहीं करेंगे, किसी भी क्लॉज को समझेंगे नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें हम कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। जितने भी ये टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू QMS, इंट्रोडक्शन टू IATF, हिस्ट्री ऑफ IATF, IATF अप्रोच, IATF गोल, एडवांटेजेस, उन सब की हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, जो कि 2 पार्ट में वीडियो बनाई थी। उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है सभी क्लॉजेस को। जो भी क्लॉजेस आते हैं हमारे, जो IATF का जो बेस है वो है ISO 9001 2015। तो उसमें जितने भी क्लॉजेस हैं और उससे अलग जो सप्लीमेंट्री क्लॉजेस है IATF 16949 2016 में, उन सब को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वो क्लॉज क्या हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हमने समझा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्लॉज का नाम पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक क्लॉज के बारे में पढ़ना है, समझना है कि उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं IATF के क्लॉजेस के साथ। ये जो क्लॉजेस हमारे पास 0 से लेकर 3 तक जो 4 क्लॉजेस हैं, इंट्रोडक्शन, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस और टर्म्स एंड डेफिनेशन, ये नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेस होते हैं। इन्हें ऑडिट नहीं किया जा सकता, ये जस्ट फॉर रेफरेंस होते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन बताते हैं जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद 4 से लेकर 10 तक जितने ये 7 क्लॉजेज हैं, ये हैं ऑडिटेबल क्लॉजेज। ठीक है, ये ऐसे क्लॉजेज हैं जिन्हें ऑडिट किया जा सकता है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, जिसके अंडर सब क्लॉजेज आते हैं। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट। अब इनके बारे में बात करते हैं, इनके जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ऑडिटेबल क्लॉज की बात करते हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहला सब क्लॉज आता है 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे हैं प्रोसीजर फॉर प्लानिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये एक नया क्लॉज है, इसलिए इसके लिए एक नया प्रोसीजर भी बनाया गया है, जो कि है प्रोसीजर फॉर प्लानिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और इसमें लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड सब क्लॉज है 4.2 अंडरस्टैंडिंग नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज होनी चाहिए हमारे पास। इंटरेस्टेड पार्टीज वही सारी होती हैं जो भी हमारी कंपनी से रिलेशन में रहती हैं, जिनका कोई ना कोई रिश्ता होता है कंपनी से, जैसे कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, कस्टमर्स, स्टेटूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज, बैंकर्स, फाइनेंसर, एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इसमें लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज होनी चाहिए हमारे पास और रिस्क असेसमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। ये डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज की रिक्वायरमेंट को लेके। इसके बाद थर्ड सब क्लॉज है 4.3 डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ QMS। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो है डिफाइन स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मैनुअल। जो भी हमारा क्वालिटी मैनुअल बनेगा उसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप को दिखाएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर सकती है। ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका स्कोप कहाँ तक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सब क्लॉज की, जो कि है 4.3.1 डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ QMS। ये सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है। जो हमारा 4.3 क्लॉज था वो ISO 9001 2015 में आता है, और ये जो 4.3.1 है ये IATF 16949 2016 में आता है। ये सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसी स्टैंडर्ड में मिलेगा।
तो IATF की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वही है, स्कोप हमें डिफाइन करना है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ करना है, लेकिन कोई एक्सक्लूजन अगर है तो वो भी डिफाइन करनी है। मतलब कि IATF की जो सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है वो ये कह रही है कि स्कोप को डिफाइन करो क्वालिटी मैनुअल में, लेकिन वहाँ पे बताओ आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप कोई पार्ट बना रहे हो तो उसमें मशीनिंग हो रही है या फिर फोर्जिंग है या फिर मोल्डिंग है, प्लेटिंग है, हीट ट्रीटमेंट भी है, तो आप हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो तो डालो उसमें, नहीं कर सकते हो एक्सक्लूड कर दो। प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर सकते हो तो डालो उसमें, नहीं कर सकते तो एक्सक्लूड कर दो उसे, ठीक है। प्रोसेस का डिज़ाइन कर सकते हो तो उसमें डालो, ठीक है। तो इस तरीके से स्कोप को डिफाइन करना है जस्टिफाई करके, और कोई भी एक्सक्लूशन है कि ये हम नहीं कर सकते हैं तो उसको हटाना है वहाँ से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्लॉज की, वो है 4.3.2 कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, जिसे कि हम CSR भी कहते हैं। तो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसे हमें स्कोप में इंक्लूड करना है, ठीक है। जो भी हमारा QMS का स्कोप होगा उसमें हम CSR जो भी है उसे इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आ जाता है 4.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। इसमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारा आ जाएगा अपडेटेड क्वालिटी पॉलिसी प्रोसेसेस प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिवीजन ऑफ QMS स्टैंडर्ड। मतलब कि जो भी हमारी क्वालिटी पॉलिसी होगी, प्रोसेसेस होंगी, जो भी प्रोसीजर्स हम बनाएंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और होने चाहिए एज पर लेटेस्ट रिवीजन। जो भी लेटेस्ट रिवीजन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरानी क्वालिटी पॉलिसी है वही चला रहे हो, अगर नया स्टैंडर्ड आ गया है, अपडेटेड स्टैंडर्ड आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वालिटी पॉलिसी भी अपडेट करनी होगी, वो डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करना है। इसके बाद 4.4.1.1 कन्फर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, जो कि सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्फर्म करना है प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस को। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें रेफ़र करना है प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस को। तो प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस की बात हो रही तो सभी डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाएंगे, जो भी हैं इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, ऑडिट रिकॉर्ड्स, चेक शीट्स, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग, वारंटी क्लेम्स, सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस, सभी डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाएंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, तो वो आता है 4.4.1.2 प्रोडक्ट सेफ्टी। तो प्रोडक्ट सेफ्टी में यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं हमारे। प्रोसीजर फॉर प्रोडक्ट सेफ्टी होना चाहिए आपके पास, लिस्ट ऑफ ऑल पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी। जो भी पार्ट सेफ्टी से रिलेटेड है उनकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास अप्रूव्ड। प्रोडक्ट सेफ्टी शुड बी कवर ड्यूरिंग FMEA। FMEA में डिफाइन होना चाहिए और वो कवर होनी चाहिए प्रोडक्ट की सेफ्टी, अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो कि सेफ्टी को इफ़ेक्ट करता है। और कस्टमर अप्रूवल रिगार्डिंग प्रोडक्ट सेफ्टी, अगर कोई ऐसा पार्ट है तो वहाँ पे कस्टमर का अप्रूवल भी होना चाहिए हमारे पास, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। प्रोडक्ट सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक शुड बी मेंशन्ड इन SOP। जो भी SOPs हैं हमारी, जो भी WIs हैं, उनमें प्रोडक्ट सेफ्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेंशन करेंगे और ट्रेनिंग देंगे कंसर्न पर्सन को रिगार्डिंग द प्रोडक्ट सेफ्टी। इसके बाद बात करते हैं 4.4.2 की। तो ये सीधी सीधी गाइडलाइन है। ये क्या कह रही है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, मेंटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, किसके लिए, टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेस, ठीक है। उसके ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें ऐसे डॉक्यूमेंट को रिटेन करके रखना है जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस रहे और हमारे पास सबूत रहे कि जो भी हमारी प्रोसेस हो रही हैं वो एज़ पर प्लानिंग हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि जो कंट्रोल प्लान है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोसेस चलनी चाहिए, तो उसकी अकॉर्डिंग हमारे पास सारे के सारे इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, कि हमने कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग अपने पार्ट को बनाया है। यहीं पे हमारा 4th क्लॉज कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं 5th क्लॉज के बारे में, जो कि है लीडरशिप। यहाँ पे पहला सब क्लॉज आता है 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तो इसकी जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे डॉक्यूमेंट आते हैं वो आते हैं ट्रेनिंग रिकॉर्ड रिलेटेड टू अवेयरनेस अबाउट द क्वालिटी पॉलिसी एंड QMS। जो भी क्वालिटी पॉलिसी है, जो हमारा QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, और उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। KRA डिफाइन होनी चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है लीडरशिप एंड कमिटमेंट की, तो वहाँ पे हमें KRA भी डिफाइन करने हैं लोगों के। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कहाँ आता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से हम उसका KRA डिफाइन करेंगे, जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है 5.1.1.1, जो कि है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटी ब्राइबरी पॉलिसी होनी चाहिए हमारे पास, एन एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए हमारे पास डॉक्यूमेंट, और एक इथिक एक्सकलेशन पॉलिसी होती है
या फिर विसल ब्लोइंग पॉलिसी भी उसे कह सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास तीनों होने चाहिए इस क्लॉज के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आ जाता है 5.1.1.2 जो कि है प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। किसी भी प्रोसेस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए हमारे पास OEE डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। वो रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। KPIs होनी चाहिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो कि हमारे प्रोसेस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आ जाता है हमारा 5.1.1.3 जो कि है प्रोसेस ओनर्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रोसेस ओनर्स होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कि कौन से एरिया का कौन ओनर है उससे पता लग जाएगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से। डिफाइन KRA ऑफ एम्प्लॉयज़ का KRA डिफाइन करना है कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया कौन सा है उनका। ट्रेनिंग और असेसमेंट रिकॉर्ड हमारे पास होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई एरिया दिया गया है तो एज़ पर कॉम्पिटेंसी देना है। अगर कॉम्पिटेंसी थोड़ी कम है तो उन्हें हम ट्रेन करेंगे, ठीक है, तो उसके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज के बारे में जो कि है 5.1.2 कस्टमर फोकस। इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेटूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे हम अपने QMS के स्कोप में इंक्लूड करेंगे, कवर करेंगे, और साथ ही में जो भी हमारी चेक शीट्स हैं, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड है, वहाँ पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि यहाँ पे हम ध्यान रख रहे हैं कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का और स्टेटूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का। यहाँ पे रिस्क असेसमेंट का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए कि कस्टमर फोकस के लिए हम क्या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज हमारा आता है 5.2 पॉलिसी। 5.2.1 है इसमें इस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी। सीधा सीधा ये क्लॉज खुद ही कह रहा है कि हमें एक क्वालिटी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं जो कि है 5.2.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी पॉलिसी हमने बना ली थी पिछले वाले क्लॉज में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है उस क्वालिटी पॉलिसी को। तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वर्बली बता रहे हैं सबको, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्वालिटी पॉलिसी होता है ना, छपी होती है, लोगों ने छोटे छोटे कार्ड भी बना रखे होते हैं कैलेंडर के टाइप में, वो बांट देते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि सबको पता लग जाए क्वालिटी पॉलिसी क्या है, रट जाए उन्हें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी। तो जो भी ट्रेनिंग दी हमने क्वालिटी पॉलिसी के बारे में, कम्युनिकेशन किया है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उनके एम्प्लॉयज़ के साइन होनी चाहिए, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होना चाहिए जिससे पता लगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से एरिया की है, और KRA डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उन्हें टास्क करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं जो क्या आता है 5.3.1 ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी सप्लीमेंटेड। तो ये IATF की रिक्वायरमेंट बन जाती है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री है। तो IATF ने कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे वो किस हिसाब से होनी चाहिए। इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, जो कि हैं सिलेक्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड ट्रेनिंग्स, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी एनालिसिस, लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन, कस्टमर स्कोर कार्ड एंड कस्टमर पोर्टल। मतलब कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम बनाएंगे ना उसमें ये सारे पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं। यहाँ पे एक क्लॉज कह रहा है कि किसी बंदे की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड मैन पावर हमें चाहिए जो कि कस्टमर स्कोर कार्ड को मॉनिटर करे, कस्टमर पोर्टल को चलाए, लॉजिस्टिक की इन्फॉर्मेशन जिसके पास रहे। तो इससे रिलेटेड हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। तो यहाँ पे सीधा सीधा वो रिक्वायरमेंट बता रहा है क्लॉज अपनी कि यहाँ पे भी एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो करेक्टिव एक्शंस के लिए। इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ क्लॉज की जो कि आता है प्लानिंग। अब हमारा फिफ्थ क्लॉज कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं 6.0 प्लानिंग की। तो पहला सब क्लॉज है 6.1 एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। इसके अंडर रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाते हैं प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोसीजर फॉर करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट और KPIs मॉनिटरिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं जो कि है रिस्क एनालिसिस। इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारे हो जाएंगे प्रोसीजर फॉर रिस्क असेसमेंट और रिस्क एनालिसिस का रिकॉर्ड जो भी हमने किया है सभी डिपार्टमेंट का। तो रिस्क एनालिसिस एक नई रिक्वायरमेंट है IATF की, तो यहाँ पे एक अलग से प्रोसीजर भी बनाया गया है, प्रोसीजर फॉर रिस्क असेसमेंट, और सभी डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे
रिस्क एनालिसिस का रिकॉर्ड चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की, जो कि है प्रिवेंटिव एक्शन। यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन में कापा का रिकॉर्ड होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास। अगला आ जाता है कंटिजेंसी प्लान। रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाते हैं यहाँ पे कंटिजेंसी प्लान फॉर की मशीनरी लेबर पावर कट। कोई ऐसी मशीनरी है जो कि ख़राब होने पे हो सकता है हमारी प्रोडक्शन रुक जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोई ना कोई कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए कि अगर ये मशीन ख़राब हो जाएगी तो हम इस मशीन पे प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से लेबर के एब्सेंटिज्म के लिए कंटिजेंसी प्लान, पावर कट के लिए जैसे जेन सेट्स होते हैं हमारे पास कंपनीज़ में, उसके लिए कंटिजेंसी प्लान की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेड। रिव्यू रिकॉर्ड ऑफ कंटिजेंसी प्लान। ऐसा नहीं कि एक बार कंटिजेंसी प्लान बना दिया और वो सालों तक चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं हमारी कैपेसिटी में, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स में, तो वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग कंटिजेंसी प्लान को रिव्यू करेंगे। कुछ ऐड और रिमूव करने की ज़रूरत है तो वो करेंगे। रिवीजन रिकॉर्ड ऑफ कंटिजेंसी प्लान। अगर हम कंटिजेंसी प्लान को रिव्यू करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई रिवीजन आएगा, तो वहाँ पे उसका रिवीजन रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की, जो कि है 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट में प्रोसीजर फॉर बिजनेस प्लान बनाना है, जिसमें डिफाइन किया गया होता है कि क्या हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं आने वाले सालों में। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं, वो है 6.2.2 व्हेन प्लानिंग हाउ टू अचीव इट्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन को हर चीज़ डिटरमाइन करनी है कि क्या किया जाएगा, किस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कब कंप्लीट होगा, उसके रिजल्ट्स को हमें इवेल्युएट भी करना है। तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे हमारे प्रोसीजर फॉर बिजनेस प्लान, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस प्लान, प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल, और मिनट्स ऑफ मीटिंग होनी चाहिए हमारे पास जो भी मैनेजमेंट रिव्यू हुआ है उसकी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की, जो कि 6.2.2.1 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। ये सप्लीमेंटल है जो कि IATF की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अपडेटेड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पैरामीटर स्टैंडर्ड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर CSR के अकॉर्डिंग हमारे अपडेटेड प्रोसेस और प्रोडक्ट पैरामीटर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी शैल बी कंसिडर्ड इन MRM में हम इंटरेस्टेड पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट को भी कंसीडर करेंगे। ये चीज़ भी एविडेंट होनी चाहिए हमारे रिकॉर्ड्स में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की, जो कि है 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस। प्लानिंग ऑफ चेंजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं प्रोसीजर फॉर प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, प्रोसेस चेंज मैट्रिक्स होना चाहिए, चेंज रिक्वेस्ट कम अप्रूवल नोट होना चाहिए, प्रोसेस चेंज पॉइंट मैनेजमेंट लॉग शीट होनी चाहिए और 4M चेंज का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 7.0 सपोर्ट की। अभी अगला क्लॉज स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट आती है 7.1 रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज़, वो लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स होने चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स जो होते हैं हमारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ना, हमें मेटेरियल वगैरह देते हैं, इसलिए लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आता है 7.1.2 पीपल। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए प्रॉपर। हर डिपार्टमेंट में कम से कम एक बंदा तो होना चाहिए, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होना चाहिए जो भी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करे। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं, वो आ जाता है 7.1 रिसोर्सेज और 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाता है यहाँ पे लिस्ट एंड प्लानिंग ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अवर बिजनेस। जिस भी टाइप की हम इंडस्ट्री को रन करते हैं, जैसा भी बिजनेस करते हैं, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उनकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। हो सकता है कुछ यूटिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट हो, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों की हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं, वो आ जाता है रिसोर्सेज। 7.1.3.1 प्लांट फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट प्लानिंग। इसमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाता है हमारा रिस्क असेसमेंट बाय CFT, मतलब कि CFT ने जो भी रिस्क असेसमेंट किया है प्लांट फैसिलिटी इक्विपमेंट प्लानिंग को लेके, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। यूज़ लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल को हमें यूज़ करना है। प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस हमारे पास होना चाहिए। ऑडिट प्लान फॉर री इवेल्यूएशन होना चाहिए। कंट्रोल प्लान
मेंटेनेंस होना चाहिए, जॉब सेटअप वेरिफिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट होनी चाहिए, कैपेसिटी प्लानिंग होनी चाहिए और मॉनिटरिंग करनी है ऑन साइट सप्लायर एक्टिविटीज़ को। सप्लायर ऑडिट का रिकॉर्ड ये मांग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि गाइडलाइंस हैं जो जस्ट हमें बता रही हैं कि इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, और कई जगह डायरेक्ट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्लॉज की जो आ जाता है 7.1.4 इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट हमारे पास होने चाहिए, HR डिपार्टमेंट जो होता है हमारे पास, जो एम्प्लॉयज़ के बारे में रूल्स रेगुलेशन बनाता है, उनका ध्यान रखता है, उनके सुख दुख में साथ देता है। ठीक है, तो पर्सनल डिपार्टमेंट होना चाहिए। प्रॉपर वर्किंग शेड्यूल शिफ्ट वाइज बनना चाहिए। ठीक है, रिफ्रेशमेंट टाइम भी होना चाहिए, उसमें रिक्रिएशन शेड्यूल्स भी होने चाहिए। एम्प्लॉय मोटिवेशन स्कीम भी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करें। और ऑर्गेनाइजेशन में हैव ISO 45001 और इक्विवेलेंट। ठीक है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिक्वायरमेंट है कि ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को सेफ महसूस करें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज के बारे में, जो कि है यही सेम क्लॉज है, बस सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है यहाँ पे IETF की। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 5S का प्लान होना चाहिए, उसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए और प्लांट मशीनरी मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं तो वो आ जाता है 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, लिस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेज। जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग डिवाइसेज, मॉनिटरिंग डिवाइसेज हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए, उनका कैलिब्रेशन प्लान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आता है 7.1.5.1.1 मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये जो रिक्वायरमेंट है ये IETF की सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहे हैं भैया MSA का प्लान और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं, वो है 7.1.5.2 मेजरमेंट ट्रेसिबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाएंगे हमारे पास। कैलिब्रेशन प्लान होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाइड करना है कैलिब्रेशन स्टिकर से। ठीक है, और फॉलो करना है प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस को। मतलब कि प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस के अकॉर्डिंग अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट अनफिट है यूज़ करने के लिए तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। जो भी हमारे रूल में बताया गया है कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है या फिर उसे ठीक करवा के यूज़ करना है, उसको हम फॉलो करेंगे। इसके बाद अगला क्लॉज आता है 7.1.5.2.1 कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स। यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं हमारे। रिवीजन रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग चेंज दैट इम्पैक्ट मेजरमेंट सिस्टम। रिवीजन रिकॉर्ड अगर कोई है, हो सकता है कि कोई हमने पहले मेजरमेंट सिस्टम बना रखा हो कि ऐसे चेक करेंगे, फिर हमने उसको बदल दिया हो, तो उसको हमें रिवाइज करना है डॉक्यूमेंट को और वहाँ पे शो करना है कि ये मेजरमेंट सिस्टम बदल चुका है। कैलिब्रेशन NC रिपोर्ट्स, कोई हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड आता है कि उसमें कैलिब्रेशन में इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है तो उसके NC रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, फॉलो द प्रोसीजर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। हमें फिर क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर कोई सस्पेक्टेड मटेरियल है, प्रोडक्ट्स हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं कस्टमर के पास, तो वहाँ पे उसे हमें इन्फॉर्म करना है कि ऐसे ऐसे हमारा इंस्ट्रूमेंट ख़राब था और गलत इंस्ट्रूमेंट्स हमने चेक कर लिया, तो उस मटेरियल को होल्ड कर दें, हम उसे रीचेक करवा देते हैं या फिर जो भी हम वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन लेंगे। कैलिब्रेशन रिकॉर्ड फॉर ऑल IMTs, मतलब कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उन सब के लिए कैलिब्रेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। वेरिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ दैट द सॉफ्टवेयर वर्जन यूज्ड। वेरिफिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर कोई हम सॉफ्टवेयर वर्जन यूज़ करते हैं तो उसका भी वेरिफिकेशन करवाना है। रिकॉर्ड ऑफ कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ फॉर ऑल गेजेस इंक्लूजेज एम्प्लॉय ओन्ड इक्विपमेंट का भी कराना है, कस्टमर ओन्ड इक्विपमेंट का भी कराना है। हो सकता है कस्टमर ने कोई गेज दिया हो हमें, उसका भी कैलिब्रेशन कराना है। जहाँ भी होता हो, थर्ड पार्टी होता हो, हम खुद करते हैं या फिर कस्टमर करके देता हो, तो उनका भी हमें कैलिब्रेशन करवाना है टाइमली। ऑन साइट सप्लायर है, कोई सप्लायर को हमने गेज दे रखा हो, सप्लायर का कोई गेज हमारे पास हो, तो उन सब का कैलिब्रेशन हमें टाइमली कराना है। इसी तरीके से कोई प्रोडक्शन रिलेटेड सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हों, कोई ऑटोमेटिक लाइन हो, कोई ऑटोमेटिक प्लेटिंग प्लांट हो, वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स का भी कैलिब्रेशन कराना है, चाहे वो हमने ओन किए हों, चाहे कस्टमर के हों, चाहे सप्लायर के हों, उन सब का हमें कैलिब्रेशन कराना है और उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए।
और जो भी हम कैलिब्रेशन करेंगे उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, उन सभी इक्विपमेंट्स का, कि कौन सा इक्विपमेंट कब कैलिब्रेट किया गया था, किस इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट किया गया था, किस मास्टर सैंपल से कैलिब्रेट किया गया था, वो हमें रिटेन करके रखना है, और नेक्स्ट ड्यू डेट उसकी कब है वो सब डिफाइन होना चाहिए हमारे कैलिब्रेशन रिकॉर्ड में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की, जो कि आ जाता है हमारा 7.1.5.3 लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट। इसमें सब क्लॉज है। 7.1.5.3.1 इंटरनल लेबोरेटरी। यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाते हैं हमारे डिफाइंड लेबोरेटरी स्कोप। अगर हमारे पास इंटरनल लेबोरेटरी है तो उसका हमें स्कोप डिफाइन करना होगा, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए कि हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी पर्सनल अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंसी, जो भी वहाँ पे काम करता है लैब में, वहाँ पे जो भी बंदे हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए, उनके कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है वो भी डिफाइन होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ लेबोरेटरीज टेक्निकल प्रोसीजर, अगर कोई टेक्निकल प्रोसीजर्स हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो टेक्निकल प्रोसीजर्स की हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन टू ISO IEC 17025 or equivalent may be used to demonstrate the organization in-house laboratory conform to this requirement। जो हमारी लेबोरेटरी है उसका थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन होना चाहिए जिसमें ISO IEC 17025 स्टैंडर्ड हो या फिर उसका इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की इन हाउस लेबोरेटरी को हम कंफर्म कर पाएँ कि ये जो है एज़ पर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हम सारी टेस्टिंग यहाँ पे करते हैं। कुल मिला के जो हमारी लेबोरेटरी है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, जो कि है 7.1.5.3.2 एक्सटर्नल लेबोरेटरी। तो यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। डिफाइन लेबोरेटरी स्कोप, जो एक्सटर्नल लेबोरेटरी है उसका भी स्कोप होना चाहिए आपके पास, जो डिफाइन कर रखा उन्होंने उसकी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, और वो लेबोरेटरी भी हमारी ISO IEC 17025 या फिर NABL सर्टिफाइड होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की, जो आता है 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल डाटा जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं किसी भी पार्ट को बनाने के लिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर प्रोसेस फ्लो डायग्राम होना चाहिए, कंट्रोल प्लान होना चाहिए, OPS होने चाहिए, ठीक है, जिससे हम एविडेंट कर पाएँ कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और इस प्रोसेस के थ्रू अपने पार्ट को बना रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में, जो कि आ जाता है 7.2 कॉम्पिटेंस। यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए कि किस लेवल पे किस कॉम्पिटेंस लेवल का एम्प्लॉय बैठा हो सकता है कि जो प्लांट हेड है हमारे पास उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसी तरीके से कोई जूनियर एग्जीक्यूटिव है तो उसके पास ITI डिप्लोमा तक चल जाएगा और 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके से एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए। उनके TNIs होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के, ट्रेनिंग नीड एंड आइडेंटिफिकेशन की, उनको किस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर क्वालिटी में कर रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स की उनको रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज के बारे में, जो कि आता है कॉम्पिटेंस सप्लीमेंटेड, मतलब वही क्लॉज है, इसमें सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट IATF की। तो यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आता है फॉलो द प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग। एक प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग होना चाहिए आपके पास जिसमें सभी के बारे में डिफाइन किया गया हो कि अगर वर्कर है तो उसकी ट्रेनिंग कैसे कैसे होगी, कोई स्टाफ में मेंबर है उसकी कैसे कैसे होगी, कोई न्यू जॉइनी है, ट्रेनी है, उसकी ट्रेनिंग कैसे कैसे होगी, और स्टाफ के किस किस लेवल पे कैसे कैसे हमें ट्रेनिंग करनी है, कितने कितने टाइम में करनी है। तो वो सारा एक प्रॉपर प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए, तो हमें फॉलो करना है यहाँ पे प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में, जो क्या आता है कॉम्पिटेंस ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए और फॉलो करेंगे हम प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग को। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में, जो क्या आता है 7.2.3 इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। तो जो भी इंटरनल ऑडिटर हमने डिफाइन कर रखे हैं, लिस्ट ऑफ सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हमारे पास होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, और TNI ऑफ एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। कि सबसे पहले तो हमें लिस्ट बनानी है कौन कौन इंटरनल ऑडिटर है, और वो जो ऑडिटर है उसका कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए,
उसे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो बनाना है, और अगर उसे कुछ नहीं आता है तो उसकी TNIs हमें बनानी है कि हम टाइम टाइम पे इन टॉपिक्स की उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद 7.2.4 सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इंटरनल ऑडिटर था जो कि खुद प्लांट के अंदर ऑडिट करेगा, फिर आता है सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। सेकंड पार्टी कौन होती है? जो हमारा कस्टमर होता है वो हमारा सेकंड पार्टी होता है। अगर वो हमारे यहाँ पे ऑडिट करेगा तो उसे क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, या फिर हम अपने सप्लायर के यहाँ ऑडिट करेंगे तो हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट ऑफ सर्टिफाइड ऑडिटर बनाएंगे, एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया बनाएंगे सेम, और TNI फॉर एम्प्लॉयज़ बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है डिटेल में यहाँ क्लॉजेज में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जानना है तो वीडियोस को देख सकते हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की, जो किया जाता है अवेयरनेस 7.3। तो यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन रिकॉर्ड। अवेयरनेस कैसे होगी किसी भी चीज़ की, उसकी ट्रेनिंग देके और उसका इवैल्यूएशन रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग हमने दी है उसका फिर हम टेस्ट भी लेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि जो हमने सिखाया वो सीखे या नहीं सीखे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आता है अवेयरनेस ही है सप्लीमेंटेड। यहाँ पे ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन रिकॉर्ड ही होना चाहिए, थोड़ा सा और जस्टिफाई कर रखा है, ठीक है। अच्छे तरीके से हमें बनाना है ताकि कोई भी वहाँ पे लूप होल ना रह जाए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 7.3.2 एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाता है एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट स्कीम होनी चाहिए हमारे पास, कि कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करेगा तो उसे क्या देंगे, हम उसे कैसे अप्रिशिएट करेंगे, कोई इंसेंटिव देंगे, कोई गिफ्ट देंगे, उसे कोई रिवार्ड देंगे, ठीक है। उस तरीके से हमारे पास एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट स्कीम होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज के बारे में, जो क्या आता है 7.4 कम्युनिकेशन। यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारा आता है डिफाइन KRA ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के KRA डिफाइन करेंगे और साथ ही में ट्रेन करेंगे सभी एम्प्लॉयज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कि क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और कैसे उन्हें उसे फॉलो करना है। उसका जो रिकॉर्ड है ट्रेनिंग का वो हम रिटेन करके रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज के बारे में, जो कि आता है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल का, जिसमें बताया गया हो कैसे कैसे डॉक्यूमेंट को रिटेन करना है, कैसे कैसे रिकॉर्ड को रिटेन करना है, और हमें रिटेन करने हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट, उन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी ISO 9000 2015 की, IETF 16949 2016 की। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज के बारे में, जो कि आता है 7.5.1.1 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे क्वालिटी मैनुअल हमारे पास होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे हार्ड कॉपी हो, ठीक है, चाहे सॉफ्ट में हो चाहे हार्ड में हो, पर क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी प्रोसीजर्स होने चाहिए इनपुट आउटपुट फॉर्म में, ठीक है। पहले जो पैराग्राफ फॉर्म में बनाते थे वैसे नहीं, इनपुट आउटपुट के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड CSR होना चाहिए, ठीक है। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो CSR जो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए हमारे पास। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज के बारे में, जो कि 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। यहाँ पे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारा होगा हमें फॉलो करना है प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल को। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं, जो कि आ जाता है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ये जो क्लॉज है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक गाइडलाइन है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये एक गाइडलाइन है जिसमें हम किसी भी अगर डॉक्यूमेंट को रख रहे हैं अपने पास तो वो सुटेबल फॉर यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें मिल ही नहीं पा रहा जब हमें रिक्वायरमेंट है उसकी, और जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो लॉस नहीं होना चाहिए। कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है तो ऐसा ना हो वो उसका कोई मिसयूज़ कर ले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज है 7.5.3.2। यहाँ पे कहा गया है जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो एक्सेस है वो किस किस को देना है, ठीक है, उनका रिट्राइवल कैसे करना है, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करना है हमें तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है, उसका प्रिजर्वेशन कैसे होगा,
कंट्रोल ऑफ चेंजेस कैसे करना है, ऐसा ना हो कि कोई नया रिवीजन आ गया डॉक्यूमेंट में और पुराना डॉक्यूमेंट ही कोई यूज़ कर रहा है, तो पुराने को कैसे वापस करना है, कैसे वापस लेना है और कैसे उसको नया वाला इशू करना है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे। और रिटेंशन कैसे रखना है रिकॉर्ड्स का, और डिपोजिशन कैसे होना चाहिए, अगर उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसका कैसे हम डिपोजिशन करेंगे। यहाँ पे रिलेटेड प्रोसीजर हमारा आ जाता है, प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज के बारे में, जो कि है 7.5.3.2.1 रिकॉर्ड रिटेंशन। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी, ये हमें बनानी है, ठीक है, कि कब तक हमें रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, कितने साल तक रखना है, किस कंडीशन में रखना है, इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज के बारे में, जो कि है 7.5.3.2.2 इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाता है, फॉलो द प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। जो भी इसमें कहा गया प्रोसीजर में, उस तरीके से हमें इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे 7th क्लॉज जो था सपोर्ट, वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं 8th क्लॉज की, जो कि सबसे बड़ा क्लॉज है ऑपरेशंस के बारे में। तो पहला सब क्लॉज आता है 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाता है,